उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बुधवार की शाम राहत बनकर बरसी है, क्योंकि दिल्ली में बुधवार की शाम को एकाएक मौसम में परिवर्तन होता है और दिल्ली के आसमान में बादल छाते हैं और तेज़ धूल भरी हवा चलती है, जिसकी गति तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पहुंच जाती है। और ये जो मौसम एकदम परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से ही जो दिल्ली में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था वो तकरीबन घटकर 13 डिग्री सेल्सियस तक नीचे घट गया और ये तापमान तकरीबन 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। लेकिन दिल्ली में जैसे तापमान में कमी आई, वहीं इस आंधी और तूफान की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी जो समस्या है वो हमें देखने को मिली। लेकिन बीते 2-3 दिन से दिल्ली में जो लोग हैं वो उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे थे। दिल्ली का जो तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हीट इंडेक्स की वजह से लोगों को ये तापमान तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा था। और हीट इंडेक्स क्या होता है, इसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल जब जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी जब अधिकतम तापमान पहुंच जाता है, उसके बाद जो नमी वाली हवाएं उस तापमान में मिलती हैं, उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा डिस्कम्फर्टनेस महसूस होती है। और जब ये नमी भरी हवाएं अधिकतम तापमान में मिलती हैं, उसी को ही हीट इंडेक्स कहा जाता है और इसी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल अब अगर हम आने वाले 4 से 5 दिन की बात करें कि मौसम कैसा रहेगा, तो उसके अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि पूरे भारत में मौसम कैसा रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, उसके अनुसार आपको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं राजस्थान में अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर, लू को लेकर यानी रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोंकण वाला एरिया देखेंगे, जो गोवा वाला इलाका है और केरल वाला इलाका है, यहाँ पर भी रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन ये रेड अलर्ट जो है वो तेज़ हवाओं को लेकर है और साथ ही जो तेज़ जो बारिश है उसको लेकर जारी किया गया। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है जितने भी मछुआरे समंदर में गए हुए हैं वो कल दोपहर तक या देर शाम तक जो है वो वापस सुरक्षित लौट जाए, क्योंकि हवाओं की गति जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर पहुँचने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे केरल और गोवा के आसपास जो तापमान बना हुआ, तेज़ हवाएँ चल रही हैं, इसी की वजह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो मानसून है वो तय समय सीमा से पहले पहुंच सकता है। तकरीबन आज से 2 से 3 दिन के अंदर मानसून जो है वो केरल पे दस्तक दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर पहाड़ों पर आएंगे, तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया, गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ पंजाब में भी और हरियाणा के कुछ जगहों पर भी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिन तक मौसम सुहाना बना रहेगा और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की तरफ से थंडरस्टॉर्म को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। पहलगाम आतंकवादी हिंसा को आज पूरा 1 महीना हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन कराकर जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान को आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद किया है, उससे देश की जनता को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन अभी भी उन 4 आतंकवादियों को लेकर के भारत की जनता के मन में सवाल है कि वो 4 आतंकवादी अभी कहाँ पर हैं, कैसे वो सेना के होने के बावजूद भी इस तरफ घुस आए और कैसे ये घटना को अंजाम दे करके वापस चले गए। इसके बावजूद भी लगातार तमाम एजेंसियां अपनी तरफ से काम कर रही हैं। 113 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं और कई पर इनाम भी घोषित किया गया है। हालांकि जहां एक तरफ सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया है, उससे कहीं ना कहीं भारत की जनता को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है कि सेना लगातार आतंकवादियों को मार गिरा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिंदूर ऑपरेशन के बाद से देश के अंदर सेना के सम्मान के लिए शौर्य या तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के साथ के मिलकर के सामाजिक संगठनों ने ये यात्राएं निकाली। फ़िलहाल अभी भी देश के अंदर सिंदूर यात्राएं चल रही हैं, जो बीजेपी अपने संगठन और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के सिंदूर यात्रा निकाल रही है। ये यात्राएं सेना के सम्मान और शौर्य के लिए निकाली जा रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच हमने इस पूरे 1 महीने के दौरान बहुत ज़्यादा राजनीतिक घटनाक्रम भी देखे। कहीं पर सेना पर सवाल या निशान देखे, तो कहीं पर हमने ये भी देखा कि
कि देश की जनता सेना पर सवाल निशान लगाने वालों के ख़िलाफ़ मुखर होकर के खड़ी हो गई। हालांकि आज कांग्रेस के एक नेता का बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि 15,000 के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइल छोड़ना कहां तक ठीक थी। इस एक महीने के घटनाक्रम के दौरान जहां सेना पूरी वीरता के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, वहीं भारत के अंदर पूरा राजनीतिक माहौल भी गर्म था। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और उसके अधीन आने वाले नंगल डैम की सुरक्षा अब आने वाले में केंद्रीय सुरक्षा बल करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल एक पत्र भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को जारी किया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि आने वाले दिनों में 296 CISF जवानों की तैनाती और भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में पूरी कर ली जाएगी। और इसके लिए उन्होंने BBMB को साफ कहा है तो उन जवानों के रहने, उनकी तैनाती, उनके ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी जो वित्तीय जरूरतें हैं वो पूरी कर ली जाएं। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच पिछले कई दिनों से पानियों को लेकर विवाद चल रहा था और बीते दिनों जब BBMB के चेयरमैन नंगल डैम पर पानी छोड़ने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर उनका घेराव कर लिया गया था और वहां पर एक तरीके से पंजाब पुलिस की बड़ी भूमिका रही थी। और यही कारण था कि शायद उसी इनपुट के आधार पर अब भाखड़ा और नंगल डैम पर CISF की तैनाती करने की केंद्र सरकार ने नई प्लानिंग की है। लेकिन इस नई नीति को लेकर अब पंजाब के अंदर राजनीति फिर से तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि ये केंद्र सरकार पंजाब के ऊपर एक नई आर्थिक तौर पर ये जो है बोझ पंजाब के ऊपर डाल रहा है और इसको कभी भी पंजाब सरकार नहीं करेगा। पंजाब पुलिस जब फ्री में BBMB और नंगल डैम की सुरक्षा कर रही थी तो ऐसे में एक अलग से जो CISF की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आने वाले दिनों के अंदर भी पंजाब का पानी चोरी करके हरियाणा और राजस्थान को देने की तैयारी की जा रही है और इसी वजह से ये पुलिस फोर्स की जगह अर्धसैनिक बलों को लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि 8 करोड़ से ज्यादा का जो वार्षिक बोझ है उसको पंजाब बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में आई तेज आंधी और बारिश से व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान देखने को मिला है। इसी सिलसिले में यूपी के बुलंदशहर में 4 लोगों की इस प्राकृतिक आपदा में जान चली गई, तो वहीं आधा दर्जन से जो अधिक लोग हैं वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए थे वो टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे कई लोग चोटिल हुए हैं। तो साथ कई जगह जो जाम देखने को मिला है और जो कई गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही साथ जो सड़कों के किनारे यूनिपोल्स लगे हुए थे वो टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं, तो ये भी एक नुकसान माना जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ हम आपको बताते चलें जो विद्युत के पोल्स लगे हुए थे वो टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे विद्युत विभाग को भारी नुकसान हुआ है। इसका भी हालांकि आकलन किया जा रहा है, लेकिन विद्युत पोस्ट गिरने के कारण जो विद्युत आपूर्ति है वो देखने को मिल रही है। लोगों के सामने भारी समस्या, एक संकट खड़ा हो गया है। हालांकि विद्युत विभाग लगातार इस समस्या का समाधान करने में जुटा हुआ। आपको बता दें कि बुलंदशहर में कई पशु हैं, उनकी भी जान इस तेज आंधी में चली गई है। लेकिन इस सिलसिले को लेकर लगातार जो बुलंदशहर के आला अफसर हैं उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और इस आपदा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सर्वे की बात कही है। साथ ही साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा को लगातार जो जिले के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसका सर्वे कराया जाना चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए, जिससे कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई समय से की जा सके। आपको बता दें कि बुलंदशहर में आई तेज आंधी से लगातार जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आज बुलंदशहर के ADM हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता की गई है और साथ साथ उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उनको नुकसान की भरपाई की जाएगी। बुलंदशहर से JK24/7 न्यूज के लिए परविंदर लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे उत्तराखंड में जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या कहीं की फर्जी आधार कार्ड को लेकर के, इन्हीं सभी चीजों की शिकायतें लगातार मिल रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक करी और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर किसी भी तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट
बनाए गए और जो व्यक्ति द्वारा बनाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो आधार कार्ड हो और जो अन्य डॉक्यूमेंट हो, जब बनाए जाए उनका सत्यापन किया जाए साथ ही साथ, और ये देखा जाए कि कोई भी किसी भी तरीके से गलत डॉक्यूमेंट ना बनाए। साथ ही साथ जितने भी सरकारी भवनों को निर्माण कार्य शुरू होगा उसमें जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी वहां पर काम करने के लिए। साथ ही साथ इस बैठक में अतिक्रमण को लेकर के बात की गई, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर और खासकर बात करें देहरादून जो राजधानी है उसको लेकर के, वहां पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ दिखता है। और लगातार आम लोगों की शिकायत ये कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से मौसम बदल चुका है तो टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के लगातार जो अतिक्रमण सड़कों पर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव और तमाम तरीके के ट्रैफिक लगते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अतिक्रमण जहां से हटा दिया गया है वहां पर दोबारा अतिक्रमण ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहा गया है कि ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई जाए। और अतिक्रमण को लेकर के जो अवैध अतिक्रमण के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जो अतिक्रमण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उन सबको लगातार चला के रखे और पूरे शहर के अंदर जहां पर भी अतिक्रमण दिखे वहां से अतिक्रमण को हटाया जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। 2.5 साल बाद फरीदाबाद में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और फरीदाबाद में एक पहला मरीज जो है 28 वर्षीय निकलकर सामने आया है, जिसका टेस्ट जो है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में कराया गया, जिसके बाद उसको पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। हालांकि अब परिवार को जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उन्हीं के तहत जो है उनको पालन करने की हिदायत दी गई है। फरीदाबाद के सेहतपुर के रहने वाले 28 वर्षीय एक युवक जो कि एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था और पिछले दिनों से लगातार खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसके बाद उसकी जांच जो है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में कराया गया, जिसके बाद उसको अब जो है पॉजिटिव पाया गया है, जिसके लेकर अब फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है सतर्क कर दिए गए हैं और ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है सतर्क रहें। हालांकि घबराने ना और हाथ जो है बार बार धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें घरों से निकलने के बाद, और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने की अब जो है स्वास्थ्य विभाग लोगों को हिदायतें देने का काम कर रहा है। हालांकि अभी लगातार जिस तरह से दूसरे राज्यों में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर हरियाणा में भी अब कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। हालांकि अभी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं या जो बड़े मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वही कहते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। यदि आपको खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नज़र आते हैं तो फिर आप अपने जो है कोरोना की रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं, यानी कि अपना टेस्ट करा सकते हैं और उसके बाद सतर्कता बरती जाती है। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी जो है सतर्क नज़र आ रही हैं। अब हॉस्पिटलों में फिर से कोविड का टेस्ट जो है शुरू कर दिया गया है, तो वहीं लोगों को जो है अलग वार्ड में रखने के लिए भी जो वार्ड थी वो भी पूरी तरह से फिर से तैयार कर दिए गए हैं। यानी कि फिर से जो देश में एक बार फिर कोरोना जो है लौटना शुरू कर चुका है और उसके धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में मरीज जो है पिछले दिनों सामने आए, लेकिन अब एक बार फिर हरियाणा में भी जो है अब तक 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। नगर निगम कहीं ना कहीं अब अतिक्रमण पर सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्शन मोड में कहीं ना कहीं जो राजधानी देहरादून के मेयर हैं सौरभ थपलियाल, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करने का निर्देश कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिया गया है। और लगातार देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार माना जाता है कि जो अतिक्रमण है सड़कों किनारे जो रेडी ठेली वाले हैं वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते हैं, उसके चलते सड़कों पर जाम का झाम जनता को झेलना पड़ता है। अब नगर निगम ने इस पर सख्ती दिखाई है और नगर निगम की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी सड़क किनारे खड़े हुए रेडी पटरी वाले हैं उनको वहां से हटाया जाए, और यदि नहीं हटते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो लगातार इन पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो नगर निगम की टीम है
वो सड़कों पर घूम रही है और लगातार जो रेडी पटरी वाले हैं उनको हटाने का काम कर रही है। यदि कोई नहीं मान रहा है तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। जुर्माने की कार्रवाई के साथ साथ उनकी जो रेडी है उसको जब्त भी किया जा रहा है। और इसी तरीके से देखिएगा कि जिस तरीके से जाम लगातार उत्तराखंड के अंदर सड़कों पर देखने को मिलता है, वो जाम का झाम ना झेलना पड़े उसको लेकर यातायात पुलिस भी लगातार सख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही जो नगर निगम है वो भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं सख्त निर्देश दिए गए हैं, यदि किसी की रेडी हटा दी गई है और वो दोबारा से रेडी लगाता है तो उसकी रेडी को जब्त करने की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा की जाएगी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि वीकेंड के लिए जो भारी वाहन है वो देहरादून के अंदर एंट्री उनकी बंद कर दी गई है, यानी कि शनिवार और इतवार को भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा, यानी कि अंदर शहर के अंदर वो वाहन नहीं जाएंगे। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो भारी वाहन है वो शहर के अंदर आते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती है। वो जाम की स्थिति ना बने उसके लिए एसएसपी अजय सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भारी वाहन है वो शनिवार और इतवार को शहर के अंदर नहीं घुसेंगे, यानी कि उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति गिरोह की निगरानी रखने के लिए अब AI सर्वे होगा। ये AI सर्वे 19 चौराहों पे किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से इसकी शुरुआत की जा रही है। डिजिटल कैमरों की निगरानी में इस सर्वे को किया जाएगा। आज राजधानी लखनऊ में इसके लिए प्रस्ताव बन करके जा चुका है शासन में और शासन ने इसके लिए स्वीकृति भी दे दी है। तकरीबन 19 चौराहे ऐसे हैं जहां पर AI नेटवर्किंग के माध्यम से भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए और भिक्षावृत्ति के गिरोह पर निगरानी रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। आपको बताएं, प्रदेश में लगातार भिक्षा मांगने वाले लोगों की ओर से कई ऐसे बड़े मामले देखने को मिले जिसमें तमाम किडनैपिंग के मामले सामने आते थे, तमाम चोरी के मामले सामने आते थे। इन तमाम चीज़ों की निगरानी रखने के लिए अब उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में खासकर DM की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया था और ये प्रस्ताव पूर्णतया पास किया गया है। लखनऊ नगर निगम की निगरानी से के कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम के कंट्रोल रूम से इस बात की देखरेख की जाएगी कि जो भिक्षावृत्ति गिरोह है, यानी कि जो चौराहों पर भिक्षा मांग रहे हैं, उनमें किस तरीके की प्रवृत्ति के लोग हैं, खासकर उनका रजिस्ट्रेशन भी लखनऊ नगर निगम में होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब 19 चौराहे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां AI टेक्निकल सुविधा से इन भिक्षावृत्ति गिरोह पर नज़र रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि ये संयुक्त टीम है। लखनऊ DM के साथ साथ लखनऊ नगर निगम की टीम इसकी पूरी निगरानी करेगी। दोषी पाए जाने लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको एक ट्रायल के रूप में राजधानी लखनऊ में चलाया जाएगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर में आज खास खबर है। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश फिर से कमान कस रहा है और वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर जागरूकता मिशन चलाने जा रहा है, क्योंकि केंद्र नेतृत्व ने बाकायदा अल्पसंख्यक मोर्चा, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा है, राष्ट्रीय विंग है, प्रदेश के समस्त विंग, उनको बताया गया है किस तरह मुसलमानों के बीच जाना है, बताना है कि वक्फ बिल से आम मुसलमानों को फ़ायदा है। कुछ ख़ास मुसलमान थे जो वक्फ का दुरुपयोग करते थे, उनके ख़िलाफ़ ये कानून बनाया गया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि बीच में जो है पाकिस्तान इंडिया के जो वार शुरू हो गए, जिसकी वजह से इस तरह के अधिवेशन और सेमिनार संगोष्ठियों को मना कर दिया था बीजेपी ने, और सिंदूर ऑपरेशन भारतीय सेना कर रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से भारत में तमाम गतिविधियां जो भारतीय जनता पार्टी चलाती हुई नज़र आ रही थी उसको विराम दिया गया था। मगर फ़िलहाल जो वार रुक चुका है, लिहाजा फिर से कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने, और वक्फ बिल अमेंडमेंट जो 2025 पारित हुआ है लोकसभा में,
और उसको बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गज़ट कर दिया है और वो कानून अब फ्रेम में आने वाला है, जिसको लेके जागरूकता मिशन के तहत काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात है कि मुसलमानों के बीच में पुनः किस तरह से अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश और अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय विंग काम करते हुए नज़र आता है। क्या मुसलमान इनकी बातों में आते हैं या नहीं आते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का मिशन कामयाब होता है या नहीं। कैमरा किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। जिस तरह से बीते 7 अप्रैल को ईडी ने बैंक का लोन हड़पने के मामले में ईडी ने विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनके भी तमाम कटाक्ष सुने गए थे, देखे गए थे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार तंज कसा कि हाथा नहीं भाता, और जिस तरह से विनय शंकर तिवारी की 7 अप्रैल को ईडी ने बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तारी की थी, तो एक बड़ी राहत की बात है कि लखनऊ डबल बेंच ने विनय शंकर तिवारी को जमानत दे दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम पर जिस तरह से बैंक लोन लिया गया था, और ये आरोप लगा था ईडी के तरफ से कि उस पे कि बैंक के पैसों को हड़पने का काम करते हैं विनय शंकर तिवारी। लेकिन एक बड़ी राहत दी गई है, जहां लखनऊ की हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इनको जमानत दी है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने कोर्ट से न्याय की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनके पूरे मामले को लेकर अब जो प्रक्रिया है वो आ चुकी है, यानी जमानत मंजूर हो गई है। देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर जो सियासी पार्टियां हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार को विपक्षी पार्टियों ने घेरा था। चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद पहुंचे थे स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के घर पे, यानी विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलने, मुलाकात करने। साथ ही साथ तमाम और जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो सारी कार्रवाई हो रही है तिवारी गोरखपुर हाथा को लेकर, तो कई बार मंचों से अखिलेश यादव ने कहा कि हाथा नहीं भाता। लेकिन एक बड़ी राहत है, जिस तरह से ईडी ने इनको हिरासत में लिया था, अब एक बार फिर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विनय शंकर तिवारी को जमानत दे दी है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। एक बार मलयांचल क्षेत्र के किसान फिर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरियाबंद जिले में स्थित है सिकासार जलाशय, जहां बांध निर्मित होने के बाद उनका अभी पानी वर्तमान में राजिम क्षेत्र में सिंचाई हेतु जा रहा है। वहीं कई बार यहाँ के जो मलयांचल क्षेत्र के जो किसान हैं, वे यहाँ भी उस बांध के माध्यम से पानी का सिंचाई हो, जिसके लिए कई बार जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं एक बार फिर से सिकासार जलाशय का पानी भूमिगत पाइपलाइन से कोरार जलाशय पहुंचाकर महासमुंद क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रशासन के द्वारा इसका जो सर्वे है कराया जा चुका है और काम शुरू होने का है। इसको देखते हुए यहाँ के जो क्षेत्र के कृषक गण हैं और साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि, उनका ये कहना है कि हमारे सिराहने में ये बांध स्थित है और हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से भूमिगत पाइपलाइन जा रही है तो हमें इनकी सिंचाई का फायदा नहीं मिलेगा। अगर नहर के माध्यम से यहाँ से होकर कोरार बांध पहुंचती है तो उसका लाभ इस क्षेत्र के किसानों को भी मिलेगा। यहाँ के किसानों की माने तो यहाँ से वहाँ के किसानों के लिए पानी ले जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के किसानों की सिंचाई होते हुए पानी वहां तक पहुंचे, यहाँ के किसानों का यही कहना है। और इस मुद्दे को लेकर बहुत जल्द ही यहाँ के किसान और स्थानीय जनप्रतिनिधि एक बार फिर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में हैं।
अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होगा और प्रशासन इसमें क्या निर्णय ले पाती है। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज और मैं हूं इरशाद अहमद। पेश है आज की बड़ी खबर सिटी रिपोर्टर कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने एक साथ 325 औद्योगिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग विभाग के इन लंबित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इससे न केवल 1,655 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, बल्कि करीब 93,000 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इनमें सबसे ज्यादा 313 प्रस्ताव महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 के तहत आए हैं, जिनमें लगभग 43,000 करोड़ का निवेश और 43,000 से ज्यादा नौकरियां शामिल हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष और रक्षा विनिर्माण नीति 2018 के अंतर्गत 10 प्रस्ताव से 56,000 करोड़ रुपए का निवेश और 15,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं रेडीमेड परिधान और रत्न आभूषण से जुड़े 2 प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए का निवेश और 35,000 रोजगार का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को नया जीवन मिलेगा और महाराष्ट्र के एक बार फिर निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरेगा। अब देखना होगा कि सरकार इसे कब तक अंजाम तक पहुंचाती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफ़ी उठापटक जारी है, हलचल मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में जो है, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, जो कांग्रेस पार्टी में है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो जो है 100 सीटों से कम समझौता जो है इंडिया गठबंधन में नहीं करेगी, क्योंकि कम से कम जो है 100 सीट चाहिए। अगर बिहार में इंडिया गठबंधन को अगर जीतना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो कांग्रेस को खाते में 100 सीटें आना जरूरी है। इसी कड़ी में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली स्थिति है, कहीं ना कहीं बिहार में अगर देखा जाए तो कभी जो है चूहा बांध तोड़ देता है, कभी चूहा जो है पैर कुतर देता है, कभी चूहा जो है बिहार में शराब पी जाता है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल निशाना साधे हैं। अगर बिहार में अगर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करना था, 17 महीने में मेरा जो कार्यकाल था, कहीं ना कहीं हमने जो स्वास्थ्य व्यवस्था दिए बिहार के लोगों के लिए और अभी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, काफ़ी जो है दोनों में जो है अंतर लग रहा है। इसी कड़ी में जो है मुकेश सहनी ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो हमें जो है प्रलोभन दिया जा रहा है, हमें जो है फोन किया जा रहा है और हमसे जो है बातचीत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है लगातार जो है साध रहे हैं। लेकिन मैं मल्लाह का बेटा हूं, मैं अपना जो आरक्षण है वो आरक्षण लेकर रहूँगा, क्योंकि निषाद समाज का आरक्षण जो है बिहार में नहीं मिला है, हर राज्य में मिल गया। मुकेश सहनी ने भी बताया कि मैं जाल फेंकना जानता हूँ, मैं जाल में फंसाना जानता हूँ, लेकिन मैं फंसना नहीं जानता हूँ। मुकेश सहनी की इस बातों से जो है पूरे मतलब जो है सनसनी फैल गया है, बिहार की राजनीति में काफी हलचल मच गया। मुकेश सहनी ने भी कहा कि इस बार जो है बिहार में जो सरकार बनेगी, मैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मैं बिहार में सरकार बनाने जा रहा हूं। जो मल्लाह जो निषाद समाज है उसका जो आरक्षण है, वो आरक्षण जो है 2025 में अगर सरकार बनती है तो हम लोग वो आरक्षण को जो है पूरा करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार लालू यादव के एक इशारे पर जो है बिहार में यादव समाज चलते हैं, उसी प्रकार जो है मुकेश सहनी के एक इशारे पर जो है पूरे सहनी समाज इस बार जो है वोट करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं सन ऑफ मल्लाह, क्योंकि दिलीप जायसवाल के बयान से जो है मुकेश सहनी को आहत हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक मुंबई से आए और झोला लेकर जो है जो नेतागिरी करते हैं, इस बात से जो है मुकेश सहनी को कहीं न कहीं आहत पहुंचा है। मुकेश सहनी ने अपने समाज के लोगों को गोलबंद होने के लिए कहा है, क्योंकि अभी मौका है 2025 में चुनाव और आरक्षण का। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से।